नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को योगी सरकार का 5वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश का बजट 1 घंटे 40 मिनट में पेश किया। 2021-22 का कुल बजट 5,50,270 करोड़ का आज उन्होंने पेश किया। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट 5,12,000 करोड़ रुपए का था। इस तरह बीते साल की अपेक्षा इस वित्तीय वर्ष का बजट 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा का है। वित्त मंत्री ने किसानों को साधने के लिए कई ऐलान किए। मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे, सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। क्या बजट में खास है, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश सरकार ने पेपरलेस विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर विरोधियों ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। ये आखिरी बजट था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता। किसानों के फसल का 1 रुपया दाम न बढ़ाना, छोटे मध्यम वर्गीय लोग परेशान, हताश और निराश, किसान आत्महत्या करने पर विवश है, नौजवानों को रोजगार नहीं है। सरकार सबक ले, प्रदेश की जनता की जेब काटना बंद करे। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट के लिए वित्त मंत्री की सराहना की है। बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया बताया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। सीएम योगी के बजट में अयोध्या और श्री राम छाए रहे। इसके लिए 140 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। विरोधी बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये हमले और तेज होने के आसार हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय भी करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही मिनट बाद मेरे साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम पूछेंगे बजट को लेकर आखिर क्या कुछ प्रावधान है। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कीर्तिनिधि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ उनके प्रवक्ता जुड़ेंगे, और मनोज मिश्रा साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन पहला सवाल कीर्तिनिधि पांडे जी, आपकी तरफ से आपके नेता ने यह कहा कि यह बजट धोखा है। धोखा क्यों है? अंजीत, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि यह बजट किसान, मजदूर, युवा, महिला एवं कारोबारी किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला बजट है। और उत्तर प्रदेश की सरकार का यह अंतिम बजट है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं अंजीत, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में एक संकल्प पत्र अपना जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस संकल्प पत्र के सापेक्ष 5वां बजट, इस सरकार का अंतिम बजट, लेकिन वो संकल्प पत्र कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है जी। चाहे वो लैपटॉप वितरण की योजना हो, चाहे टैबलेट वितरण की योजना हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा कार्यकर्त्रियों का वेतन बढ़ाने का सवाल हो, और तो चलिए कीर्तिनिधि पांडे जी आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास, बस कुछ मिनट का वक्त दीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी भी जुड़ गए। सतीश महाना जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आता हूं कीर्तिनिधि पांडे, 2 मिनट दीजिए सर, आ रहा हूं। सतीश महाना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आई एम सॉरी, इज इट डिबेट विद सम अदर पर्सन? नहीं, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, मैं डिबेट बाद में करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिबेट में हूं क्या मेरा? सतीश माना जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, बात आप ही से करूंगा, फिर डिबेट पे जाऊंगा। सतीश माना जी, पहला सवाल आपसे, औद्योगिक विकास की रफ्तार को तेजी के साथ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना काल में हमने ये देखा कि दूसरे राज्यों से जब मजदूर लौट रहे थे तो बहुत दर्दनाक तस्वीर थी, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। क्या योजना है इसके लिए? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए विगत कई दशकों से दुर्भाग्य की बात थी कि यहाँ की जो सरकारें थी वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करती थी। उत्तर प्रदेश की जो एक छवि पूरे देश और दुनिया के अंतर्गत बनाई थी वो एक नकारात्मक छवि थी। लोग उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले अपहरण वाला प्रदेश मानते थे, लॉ एंड ऑर्डर से ग्रस्त प्रदेश मानते थे, भ्रष्टाचार का प्रदेश मानते थे, जातिवाद का प्रदेश मानते थे, विघटनवाद का प्रदेश मानते थे, सांप्रदायिकता प्रदेश मानते थे। माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश की छवि को चेंज करना एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी। सबसे पहला काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, और लॉ एंड ऑर्डर को जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुरुस्त किया, जो ऐसे लोग जो व्यवस्था से ऊपर अपने आप को समझते थे, आज उनको समझ में आ गया कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, और कानून ने अपना काम करके उनके मंसूबों को ध्वस्त करके उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया, जिसके कारण लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है प्रगति के लिए, विकास के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। आज लोगों को समझ में आया कि उत्तर प्रदेश की जनता के पूरी रूप से सुरक्षित है और प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ेगा। प्रदेश की राजनीतिक दिशा को और दशा को बदलने का काम माननीय योगी जी ने किया, जैसे देश में राजनीतिक दिशा और दशा बदलने का काम आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास कहकर किया। आज हमको गर्व के साथ इस बात की अनुभूति होती है कि कोरोना के दुर्भाग्यपूर्ण क्राइसिस के कारण, जिसके कारण पूरे दुनिया भर के लोग प्रभावित हुए, वो देश जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहते थे, वो देश जो अपने आप को मेडिकल साइंस में अग्रणी स्थान बताते थे, उन सबकी क्या दशा, और मोदी जी के कारण हमारे देश ने उस विकराल स्वरूप से किस प्रकार से बचाए हमारे सामने है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कोविड मैनेजमेंट किया, मैं अंतिम बात कह दूं, उसके बाद मेरा निवेदन है कि आप जो भी कहेंगे मैं उसके अनुसार आपके बात का जवाब दूंगा, कि आज की तारीख में विगत 15 दिनों से 100 से कम केसेस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और वहीं दूसरे प्रदेशों में हमारे को किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान दिलाने के लिए कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस इस बात का विरोध करती है, जहां पर उनकी सरकार है 6000 से ज्यादा केसेस एक दिन में आ रहे, जबकि उनकी जनसंख्या हमसे 1/2 भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश के किसी भी बात को, किसी भी व्यवस्था के ऊपर किसी भी प्रकार की उंगली उठाना ये अन्यायपूर्वक है, और वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मैं एक बात कह दूं कि बहुत सी हमारे विपक्ष के साथ ही सुबेरे 11 बजे से पहले ही बजट की आलोचना करना शुरू हो गए थे। मेरा निवेदन था कि बजट के पहले जो कुछ सोच के आए थे वो पहले ही बोलना शुरू कर दिया, शायद इंतजार कर लेते कि बजट को सुनते, उसको पढ़ते, उसके बाद अपनी प्रक्रिया देते तो ठीक रहता। इन्होंने ना तो बजट को पढ़ा, ना इनको बजट के पढ़ने से कोई मतलब है, सिर्फ विरोध करना और बिना किसी कारण के विरोध करना इनके स्वभाव में है, जिसको अपना काम वो कर रहे हैं। सतीश माना जी, ये बात सही है कि नोएडा में काफी विकास दिख रहा है, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की भी बात हो रही है, लेकिन अगर हम पूर्वांचल की तरफ अगर नजर डालते हैं, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, तो ऐसा लगता है कि औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। आगे क्या प्लान है इसमें? मैं विनम्रता के साथ इस बात को सबमिट करना चाहता हूं कि पहले जैसे आपने कहा, मैं दो बातों को, इस बात को दो पार्ट में लूंगा, जैसे आपने मेरे समक्ष ये बात प्रस्तुत करी है। पहली बात तो नोएडा की बात, कि आज हम इस बात को कह सकते हैं कि नोएडा में आज आईटी के नाते से पूरे देश में पहले नंबर के ऊपर नोएडा आईटी और आईटीएस के नाते से चर्चा होती है। पहले नहीं चर्चा होती थी, पहले हैदराबाद की चर्चा होती थी, बेंगलोर की चर्चा होती थी। तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि ये तो एनसीआर का पार्ट है, तो हमारी सरकार आने के पहले एनसीआर का पार्ट नहीं था क्या? पहले भी था, लेकिन वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहती थी, आईटी आईटीएस कंपनीज आना नहीं चाहती थी, आज की तारीख में आना चाहती हैं। ये तो पक्ष हो गया नोएडा का। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में आज जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अभी हमारे पास इंडस्ट्री के नाते से जितनी लैंड थी वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज को हमने अलॉट कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया। विगत कुछ 2 साल 3 साल के अंतर्गत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर आई हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन भी हो रहा है। साइमल्टेनियसली
जिस समय ये कहा जाता है कि रोड्स लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, तो उस नाते से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग हमारा 70-75% काम हो गया और कंप्लीशन की ओर है। ये एक लाइफलाइन बनेगा वहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए। जी। बनारस में आज बहुत सारे इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं। बनारस के रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत हमारे पास लैंड नहीं है इंडस्ट्रीज को देने के लिए, इतनी तेजी से वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और जिस प्रकार से कोविड के समय में भी हमारे पास इंडस्ट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया उत्तर प्रदेश में आने का, देश भर और दुनिया भर के, वो अभूतपूर्व है। और जिस तेजी के साथ हमने उस त्रादसी को भी इंडस्ट्री के नाते से अपॉर्चुनिटी के रूप में उपयोग किया, शायद देश की किसी अन्य प्रदेश ने ऐसा नहीं किया हुआ। लेकिन मेरा सवाल वही है सतीश महाना जी कि गोरखपुर को अगर हम देखते हैं, बलिया को देखते हैं, पूर्वांचल में तमाम जिलों को देखते हैं, तो विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। आपने गोरखपुर का जिक्र किया, मैं गीडा का जिक्र करना चाहता हूँ। ये बात सही है कि आपकी सरकार आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं वहाँ, लेकिन गीडा में बहुत ज़्यादा हालात बदले नहीं हैं और वहाँ विकास को लेकर के, औद्योगिक विकास के नाते कुछ बदल नहीं रहा है। तो मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं निवेदन करना कैसे नहीं, मैं आपकी बात को सम्मानजनक तरीके से आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये बात सही नहीं है। आज वहां पर एक्सपेंशन के लिए गैलेंट वालों ने अपनी दूसरी और जमीन वहां पर लेकर उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। आज जिस समय हम ये 9 नैपकिन नाइन्स के नाम से जो है वो पूरे देश भर के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। इससे लोहे से संबंधित दूसरी इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया और वो लगी भी हैं। पहले गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया जिसको हम गीडा कहते हैं वो उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और गोरखपुर में तो अब लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, लोगों को एक विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के रहते हुए उनके संरक्षण में गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया जिस प्रकार से डेवलप कर सकता है उसके नाते से लोगों में उत्साह है। पहले वहां पर सुविधाएं नहीं थी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, हमारी सरकार ने उसके लिए पैसे दिया और स्थापना से हमने उसको पैसा दिया। इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए बहुत तेजी से काम गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है सतीश महाराज, एक सवाल और आपसे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योजनाएं तो सब पुरानी है। मैं कीर्ति जी 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास और मैं सतीश महाना जी से चाहूंगा कि एक सवाल कम से कम विपक्ष का जब भी जवाब दे दें वो। लेकिन सतीश महाना जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ फीता काट रहे हैं, उनकी योजनाओं पर अपना नाम चिपका रहे हैं, आपने कुछ नया नहीं किया है। तो मुझे इस बात को मेरे को, क्योंकि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सैमसंग डिस्प्ले यूनिट के बारे में सोच भी सकते थे क्या, जो कोविड क्राइसिस के बाद चाइना से शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश में आई। मैंने कहा क्या ये सोच सकते थे क्या कि डेटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश में बन सकता है। जिस समय 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने और इसमें इलेक्ट्रॉनिक आईटी के अंतर्गत जितनी बड़ी क्रांति आई, तो ये विधानसभा में कहते हैं कि ट्वीट किसको कहते हैं, दो लोगों को चोंच लड़ाना ट्वीट कहते हैं। आज ये सब बातें ट्वीट से करते हैं। मैं केवल इनसे इस बात को पूछना चाहता हूं कि अगर कोरोना क्राइसिस में ऑक्सीजन की कमी हुई, आइनॉक्स कंपनी जिन्होंने लगभग 4 गुना प्रोडक्शन अपना लिक्विड ऑक्सीजन का बढ़ा दिया, क्या ये उस समय की बात इनको पता था क्या कि कोरोना क्राइसिस होने वाला है? क्या ये बताएंगे कि ब्रिटानिया की यूनिट बाराबंकी में अंतर, जिनको अभी इन्होंने जमीन खरीदी और अब उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, क्या उस समय आई थी? पहली बात तो ये तथ्य से परे है। दूसरी बात मैं यहां पर एक और जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये कहते हैं कि इनकी योजनाएं थी जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनको विधानसभा में खड़े होकर हमें धन्यवाद देना चाहिए ये कहते हुए कि हमने योजनाएं चालू करी थी, हम नालायक थे, उसको पूरा नहीं कर पाए, आपने उन योजनाओं को आगे बढ़ाकर पूरा किया, आपको बहुत बहुत बधाई। इनको तो होर्डिंग्स लगाने चाहिए बड़े बड़े कि आपको बधाई कि हमारी योजनाओं को आप पूरे करें। तो विरोध किस बात का कर रहे हैं? ठीक है सतीश महाना जी, इतना बड़ा बजट है अब तक का सबसे यूपी का, और आप कह रहे धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपकी परमिशन के साथ आपको डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, लेकिन विपक्ष को सवाल है, एक सवाल उनका ले लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उनका जवाब जरूर दीजिएगा। कीर्तन जी पांडे जी, सवाल उठा दीजिए, आप बोलिए क्या कह रहे हैं, सवाल पूछिएगा प्लीज। एक सवाल ले लीजिए। देखिए अंजित 2-3 बात उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी ने एक बात सीधा सवाल पूछे मंत्री जी से। कीर्तन जी पांडे जी सीधे सवाल पूछे आप कैबिनेट मंत्री जी से, 2-3 बात नहीं, सवाल पूछे सीधे। नहीं, मैं सीधे पूछ रहा हूं, मैं अंजित सीधे पूछ रहा हूं, क्या हाथरस के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त थी? जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बजट पे बात करिए ना, क्या कीर्तन जी पांडे जी, यही तो दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है। बजट पे बात करिए ना, बजट पे बात करिए। कीर्तन जी पांडे जी आज बजट पर चर्चा कर रहे हैं। अंजित, आप
मैं बोले ना, बजट पे बात करिए। अंजीत महाना जी ने कानून व्यवस्था की बात की, तो मैं कानून व्यवस्था बात बजट पे बात करिए प्लीज। बजट पे बात कर रहा हूं, बजट पे बात करिए प्लीज, बजट पे सवाल करिए। दुग्ध समितियों के 2 साल से पैसे बकाए हैं। हाँ, मैं बजट की बात कर रहा हूं। ओके, मैं बजट की बात कर रहा हूं अंजीत। 2 साल से दुग्ध समितियों के पैसे बकाए हैं। इस बजट में कोई व्यवस्था दुग्ध समितियों के भुगतान का नहीं है। ओके, ठीक है। गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान का कोई, सतीश माना जी, दुग्ध समितियों के 2 साल से बकाये पैसे हैं, इस बजट में उस राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, ठीक है, अब जवाब सुनिए। स्कूल नौजवानों को ओके सर, ओके, उसका इस बजट में सतीश जी बोलिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना भुगतान जितना विगत 5 वर्षों में हुआ था उतना 1 साल में हो रहा है। गन्ने की उपज और उसकी यील्ड दोगुनी हो गई है। आज गन्ने के भुगतान का कोई इशू बचा ही नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को परेशानी होगी कि जो लोग मिलकर चुनाव लड़ते थे और एक दूसरे के समर्थन में खड़े होते थे, उनकी पार्टी से टिकट लेने वाले लोगों के अवैध रूप से कमाई किए हुए आशियानों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनको कठिनाई होगी ही होगी। इसमें मैं उसके ऊपर उनकी कठिनाई से अपने आप को ये नहीं कह रहा कि उनको कठिनाई नहीं होगी। ऐसे लोग जो, जैसे मैंने कहा, जो व्यवस्था से ऊपर थे, आज वो जमी दोष हो रहे हैं, तो इनको कठिनाई होना स्वाभाविक है। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की पूरे प्रदेश में कौन इस बात को मान सकता है कि जिनके नाम से लोग सरकारें डरती थी, आज उनके नाम से कोई भी आदमी डरता नहीं है, और या तो उनकी जगह जेल में है या फिर जहां होनी चाहिए थी वहां है। बहुत सारी ऐसी सरकारें जो दूसरे के जेलों में, उनको उत्तर प्रदेश भेजना नहीं चाहते, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो उस पार्टी के लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण और समर्थन देते थे। लेकिन सतीश माना जी, उनके सवाल को आप गोल कर गए। उन्होंने सीधा सवाल ये किया था, उन्होंने 1 मिनट कीर्तिन पांडे जी, उन्होंने सीधा सवाल किया था, उन्होंने गन्ना के बारे में पूछा, मैंने गन्ना दुग्ध उत्पादन समितियों का 2 साल से पैसा भुगतान नहीं हुआ है और इस बजट में भुगतान का कोई प्रावधान भी नहीं है। मैं आपको दुग्ध उत्पादन के बारे में भी बता रहा हूं जी। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हमारे पास फंड होता है, जो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए होता है, पिछली सरकार ने 100 करोड़ रुपया केवल एक दुग्ध इंडस्ट्री, उसका क्या नाम है, दुग्ध प्रोसेसिंग यूनिट को बना दी। तो वहां पर जब मैंने पूछा, मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, तो मेरे को उन्होंने बताया कि ये 1 लाख लीटर का जो इन्होंने दुग्ध के प्रोसेसिंग के यूनिट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से दिया था, जो हमारे अवस्थापना होता है। तो यहाँ पर 18% से ज्यादा तो दुग्ध का उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं हो सकता, तो क्यों दिया था? उन्होंने कहा कि कुछ विशिष्ट क्षेत्र थे और निर्णय सरकार के द्वारा किया गया था कि यहाँ पर इनको देना है। तो वो पैसा जो इंडस्ट्रीज के ऊपर लगना चाहिए था, वो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के कारण 100 करोड़ से ज्यादा 1 लाख लीटर के दुग्ध के उत्पादन के लिए वहां पर दे दिया गया। विनम्रता इस प्रकार से तो इन्होंने काम किए थे। 2 साल से जिन दुग्ध समितियों का बकाया है, उसके भुगतान का इंतजाम इस बजट में है कि नहीं है, ये बताना चाहिए आपको। चलिए, ये बताइए ना। ठीक है, ओके, सतीश माना जी, एक सवाल और लेता हूं। सतीश माना जी, 1 मिनट, मैं आपसे एक सवाल और लेता हूं, फिर मैं एक सवाल कांग्रेस से भी लेना चाहूंगा, क्योंकि उनके भी प्रतिनिधि हैं, तो एक सवाल वो भी आपसे कम से कम पूछें। एक मेरा सवाल ये है कि लोग पूछ रहे थे, जेवर एयरपोर्ट के पास नई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की आप बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के आसपास तो विकास हो रहा है, लेकिन ऊर्जा कैसे देंगे उनको, बिजली कहां से देंगे? बिजली के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। वही कह रहे हैं कि जो लोग यहां बिजनेस करेंगे वो ऊर्जा बिजली कहां से खरीदेंगे? वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी बात की। आपने कहा बिजली कहां से देंगे। हमारी सरकार से पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। हमारी सरकार से पहले 3 घंटे बिजली आती थी गांव में, अब 3 घंटे बिजली गांव में नहीं आती, 20-22 घंटे बिजली गांव में आती है। हमारी सरकार से पहले यही सरकारें थी जिस समय मोदी जी ने कहा था कि हम ऑनलाइन सारी व्यवस्था करेंगे, डीबीटी से करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पेंशन भी देंगे। तो यही लोग कहते थे कि बिजली तो आती नहीं है, मोबाइल कहां से चार्ज होगा। आज सारे का सारा काम डीबीटी के माध्यम से, सारी योजनाएं, सारी पेंशन, सब कुछ उसी के थ्रू हो रहा है। तो बिजली आ रही है, और बिजली इंडस्ट्री को देने के लिए हमने कहा हम 24/7 क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई लोगों को दे रहे हैं और आगे भी देंगे। अजय वर्मा जी, एक सवाल आप अगर पूछना चाहें सतीश माना जी से, सीधा सवाल करिएगा। जी देखिए अंजीत जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से, ये 5,50,000 का भारी भरकम बजट जो बनाया है उत्तर प्रदेश के लिए,
उत्तर प्रदेश के लिए जो 5,50,000 का भारी भरकम बनाया है, जो पिछले 17 से लेकर 2021 और 20 और 21 में कोरोना के कारण लाखों करोड़ों युवकों की नौकरियां उत्तर प्रदेश से चली गई। मेरे पास आंकड़ा भी है, क्योंकि आंकड़ा मेरे पास अगर आप डालें तो प्रसिद्ध सवाल पूछिए, CMIA के आंकड़े हैं। सवाल पूछिए। इसके लिए आपने इस बजट इसके लिए पूछ रहा हूं, इसके लिए इस आंकड़े में आपने बजट में रोजगार के लिए ऐसा कुछ नहीं किया एक तो, और एक छोटे व्यापारियों के लिए इस बजट में आपने उत्तर प्रदेश में करीब 12 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। कृपया आप बताएंगे माननीय मंत्री जी। ठीक है, बोलिए सतीश महाना जी। मुझे लगता कि जैसे मैंने कहा था ना कि ये पढ़कर आते तो अच्छी बात होती। छोटे व्यापारियों के लिए ODOP योजना छोटे व्यापारियों के लिए कि बड़े व्यापारियों के लिए? श्रम सम्मान योजना छोटे व्यापारियों के लिए कि बड़े व्यापारियों के लिए? ये सारी के ODOP के लिए भी बजट में व्यवस्था करी गई है, श्रम सम्मान योजना के लिए भी करी गई है, विश्वकर्मा सम्मान के लिए भी करी गई है। जो हमारे छोटे से ये जो हुनरमार कारीगर लोग होते हैं, जो कारपेंटर हैं, जो प्लम्बर हैं, इनके लिए पूरी की पूरी किट देकर इनको हैंड होल्डिंग करने की बात ही है। ये छोटे व्यापारी हैं। इन्होंने कांग्रेस के द्वारा, देखिए कांग्रेस इस प्रदेश में इररिलेवेंट हो चुकी है, इनका किसी भी प्रकार का कोई बचा नहीं है। अब ये अपना एक आधी सीट जो रायबरेली की बची है, अगली बार उसको बचाने का प्रयास करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें, हम प्रदेश की चिंता की और बजट की चिंता कर लेंगे। थैंक यू। एक सवाल और सतीश महाना जी, ODOP और MSME को बड़ी सफलता मिली है, आगे बढ़ाने का क्या प्लान है? नहीं, आगे बढ़ाने के लिए प्लान है। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो स्पिनिंग मिल्स ये बंद छोड़ कर गए थे, जो स्पिनिंग मिल, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो स्पिनिंग मिल्स थी सारी की सारी कई दशकों से बंद करी थी। हमने उस लैंड को भी रिवाइव करने के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट को देने के लिए हमने उसमें 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में करी है। इसी बजट में वो आज घोषणा हुई है। जो ये बंद कर गए थे हम उनको चालू कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ठीक है, मैं चाहता हूं बस कुछ सेकंड और हमारे साथ बने रहते आप सतीश महाना जी, तो अच्छा होता। लेकिन मनोज मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत देर से आप बैठे हुए, मैं आपसे रोजगार और मंत्री जी रोजगार के जवाब को मुझे मनोज मिश्रा जी बताइए कि क्या बजट ने विपक्ष को बेदम कर दिया? मनोज जी। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे भारी भरकम बजट, तो इससे यह सिद्ध होता है कि बजट बड़ा है, इसका आकार बड़ा है और प्रदेश के सभी क्षेत्रों को, चाहे वो युवा हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, कोई भी सेक्शन हो, उसको एड्रेस कर रहा है। तो जो भारी भरकम बजट शब्द किया, ये बजट की वास्तव में तारीफ कर रहे हैं। दूसरी बात, विपक्ष को मनोज जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा 1 घंटे का है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश महाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि बजट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट आया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार फिर से आपका परिचय करवाते हैं। और मेरे साथ इस वक्त कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी अर्थशास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं और अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़े। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल अखिल स्वामी साहब आपसे, क्योंकि बजट की समझ मुझे कम है। विपक्ष कह रहा नहीं इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, सरकार कह रही है सब कुछ अच्छा है, तो कुछ तो होगा जो गड़बड़ होगा और कुछ तो होगा जो अच्छा होगा। देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया, एक चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हुआ है, देश के स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी। सड़कें, मेट्रो, ब्रिजेस, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन जो मुझे कमी लगी है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे पेन पॉइंट है, जहाँ पे दर्द है, जहां रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए, उस पर शायद उतना तवज्जो नहीं दिया गया। देखिए, मेरा प्रश्न यह है कि अगर पानी आप मुफ्त में दे दें, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दें, आप कुछ मत दीजिए, आप केवल किसान को लाभकारी मूल्य दे दीजिए, उसको किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो मेरा मुख्य चिंता है, मैं, क्योंकि पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है, तो उसके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे को ऐसा लगता है, और परमेश्वर करे जो मैं कह रहा हूं वो सही ना हो, वो ये है कि अभी आपको मेडिकल कोविड को झेलना पड़ा है, इकोनॉमिक कोविड को झेलने की संभावना है। उसके 3 कारण मुख्य मैं आपको बताता हूं। पहला कारण यह है कि 19-20 में अगर जीडीपी 100 थी, 20-21 में 8% का ड्रॉप हुआ, इसका माने जीडीपी आपकी 92 हो गई।
अगर अनुमान सही हुए और 21-22 में जीडीपी 12% बढ़ती है तो भी आपकी जीडीपी होगी 103 और 3% 4% का इन्फ्लेशन है पर ईयर का। इसका मतलब 19-20 के तुलना में 21-22 की जीडीपी कम होगी। अगर जीडीपी कम होगी और आईपी कम होगा तो आपके रेवेन्यू लॉसेज होंगे और रेवेन्यू नहीं होंगे। अब दूसरा पक्ष आते हैं कि जो रेवेन्यू लॉसेज हुए, जो टैक्स कलेक्शन में कमी आई 4-5 लाख करोड़ की केंद्रीय स्तर पर, इसकी भरपाई आपने कर ली वैट से, एक्साइज से, पेट्रोल और डीजल पर। देखिए, प्रश्न ये होता है पेट्रोल और डीजल के जो इंटरनेशनल प्राइसेस और नेशनल प्राइसेस हैं, इसके बीच में एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि जो प्राइसेस होते हैं वो 6 महीने फॉरवर्ड पे होते हैं। 50% 6 महीने फॉरवर्ड पे होते हैं और जो 50% है वो कैश प्राइसेस होते हैं। आज से 6 महीने पहले इंटरनेशनल प्राइसेस $30 थे। आज जो क्रूड बास्केट की प्राइस है वो मिनिमम लेवल पे है। अगर क्रूड के प्राइस $50-60 भी रहते हैं तो जैसे जैसे समय बीतेगा आपके जो क्रूड बास्केट है उसका प्राइस बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास इस चीज की संभावना नहीं होगी कि वो एक्साइज वैट को बढ़ा के 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल को ले जाए। तो इसका मतलब आपके रेवेन्यू लॉसेस होंगे। तीसरी चीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में सेस लगाया गया है, सेस लगाने से जो प्रदेश का भाग उसको मिलता है वो भाग मिलना कम हो जाएगा और जीएसटी जो प्रदेश सरकार को दे है केंद्रीय सरकार से वो उसको नहीं मिल रही है, तो रेवेन्यू की समस्या है। तो मेरे को ये समझ में आता है कि इसमें चिंता करने का विषय है। और जो चौथा विषय है, बंबई के अंदर कोरोना फिर बढ़ रहा है। अगर वहां पे लॉकडाउन होते हैं और ये देश स्तर पे चीज आगे बढ़ती है तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने में और फिस्कल डेफिसिट ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरे साथ हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, जिनके साथ कुछ वहां के छात्र हैं, और अमित सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, जिनके साथ कुछ व्यापारी हैं। अमित और मानव, मुझे 1-1 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी और डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मैं दोनों से एक सवाल ले लूं फिर आता हूं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आपको मैंने बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अजय वर्मा जी के पास जाऊंगा। देखिए अंजीत जी की विपक्ष का काम होता है कमी निकालना, तारीफ करने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ये स्वस्थ विपक्ष की परंपरा नहीं निभा पा रहे। ये विपक्ष की ही परंपरा नहीं निभा पा रहे तो स्वस्थ की क्या है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ध्यान दिया गया। आप स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए कि 13 मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए दिए गए, अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए पैसे की व्यवस्था की गई, और आप ये देखिए कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए पैसे की व्यवस्था की गई। तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए व्यवस्था की जा रही और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा। दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेस वे के लिए, चारों एक्सप्रेस वे के लिए धन का आवंटन किया गया है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, और चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, भावना है उसके अधिग्रहण के लिए और उसके कार्य के लिए भी धन की आवंटन किया गया। देखिए अंजीत जी, ये लुभावना छलावे का बजट है। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि भारी भरकम बजट का मकसद मेरा ये है कहने का कि 24 करोड़ की आबादी का ये स्टेट है, सबसे बड़ी आबादी का स्टेट है ये, और यहाँ 24 करोड़ 99 लाख लोगों को ये बजट पसंद नहीं आया, केवल 1 लाख लोगों के पसंद का बजट बनाया है। क्यों बनाया है? मैंने जो छोटे व्यापारी की बात करी थी, माननीय मंत्री जी ने तो उन बहुत लोअर वर्ग की बात करी, मैं मध्यम वर्गीय व्यापार की बात कर रहा था। जो बजट जो कोरोना में मर गया, अब ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता, उनकी किराने वाले, कपड़े वाले, छोटे सुनार की दुकान करने वाले, स्वर्णकार कार्यवाही करने वाले और छोटे बुग्गी, ये इन सबके लिए मैंने बात करी। मतलब 24 करोड़ मनोज जी बोलिए, सुन पा रहे हो आपको। तो मैंने बात करी थी कि सरकार ने एक तो उनके लिए कुछ नहीं करा। मनोज जी बोलिए, वो सुन पा रहे हैं। दूसरी मैंने करी थी कि रोजगार के नाम पर सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया, ठीक नहीं कह रहे, नौकरी छीन ली गई। किराना व्यापार तो चला है कोविड काल में, केवल ऐसा व्यापार केवल किराना है, किराना व्यापार बाकायदा चला है कोविड काल में, बल्कि उसकी ग्रोथ हुई। का बजट है ये बात ठीक नहीं कह रहे, किराना व्यापार की बात बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप मत लगाइए। आप बजट को पढ़िए जैसा कि महाराज जी कह रहे थे, और बजट को पढ़ने के बाद बताइए, आप बताइए कौन सी किराना दुकान बंद रही और किसका व्यापार नहीं हुआ, किसकी बिक्री नहीं हुई, किसकी खरीदारी नहीं हुई। किराना व्यापार तो चलता ही रहा, केवल किराना व्यापार ऐसा व्यापार था जो चलता रहा और इसको आप शामिल कर रहे हैं कि कोरोना में प्रभावित हुआ। वहीं पे करते रहिए, आपका कुछ नहीं है। देखिए सरकार 74 जिलों के लोगों से दुबात कर रही है।
सर वो बात आप आपसे कह रहे हैं, आप सुनी नहीं, मैं आपके पास लौटता हूं। मानवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए प्रयागराज से। मानवेंद्र बताइए, आपके साथ कुछ लोग हैं, बजट आज आया यूपी का, कैसा लगा उन लोगों को? मानवेंद्र आपके पास मैं बाद में आऊंगा, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ अमित है, अमित के पास जा सकते हैं क्या? अमित हमारे साथ लगातार बने हुए अमित सिंह हमारे सहयोगी कानपुर से। अमित बताइए, आज के बजट को लेकर के क्या सोच रहे हैं लोग? अमित के पास संभवतः आवाज नहीं जा पा रही है। कीर्ति जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है, विपक्ष को पूरा ही खराब लगता है? कुछ तो अच्छा होगा ना, अगर काम हो रहा है इस प्रदेश में तो कुछ तो अच्छा होगा ना। सब खराबी है, 0 नंबर 10 में से। अंजीत, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बेरोजगार नौजवान, नारी, किसान सब ठगे गए हैं इस बजट में। और ये अंतिम बजट है इस सरकार का। ये सरकार पूरी तरीके से बजट चुनावी बजट के रूप में पेश की। मैंने 2-3 सवाल पूछा, ये लोग तो किसी को ये बता देते हैं कि बिना पढ़े बजट आ गए। मैं पढ़ा हूं बजट, मैंने बहुत स्पष्टता के साथ सवाल किया। फिर से आप सवाल कर लीजिए, मनोज जी दे देंगे जवाब, क्या दिक्कत है? जिसको आपने आमंत्रित किया था आज, मैंने उनसे पूछा था कि दुग्ध समितियों का 2 साल से पैसा बकाया है, उनके भुगतान का कोई इंतजाम इस बजट में नहीं है। मैंने पूछा गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान है उसके लिए इस सरकार का इस बजट में कोई इंतजाम नहीं है। मैंने पूछा कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा, मनोज जी जवाब दीजिए, इंटर पास जवाब दीजिए मनोज जी, उसके बाद मैं जाऊंगा अमित के पास। हाई स्कूल 5 छात्रों को मैंने टैबलेट देंगे, लेकिन 5वां और अंतिम बजट है, लेकिन आप तक इसका इंतजाम नहीं कर पाए। मनोज मिश्रा जी, मनोज जी जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सी सरकार है? धोखेबाज सरकार है। देखिए कीर्ति निधि जी ने अंतिम बजट जो कहा, ऐसा नहीं है। 22 से 27 तक फिर 5 साल का बजट आएगा और हर साल आएगा, हर साल काम होंगे। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, आपके जो सपने रह जाएंगे। और इसके बाद ये दूसरी बात ये सुनिए, ये कह रहे गन्ना किसानों का 1,20,000 करोड़ रुपया पिछला बकाया सरकार ने दिया है, और जो कहीं बकाया है वो भी दिया जा रहा है। गन्ना किसानों का बकाया जितना भाजपा सरकार, योगी सरकार ने किया है, इतना तो इससे पहले कभी किया ही नहीं गया। पिछले 5 सालों का गन्ना बकाया जो था वो योगी सरकार ने किया है। अच्छा, गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करी है, और दूसरी बात, किसानों के हितों की रक्षा जितना योगी सरकार ने करी है इतना किसी सरकार ने नहीं करी है, क्योंकि किसान सम्मान निधि भी योगी सरकार और मोदी सरकार ने दी है। किसानों के हितों के जितने कार्यक्रम हो सकते हैं योगी सरकार ने किए उत्तर प्रदेश में, मोदी सरकार के सहयोग से, आशीर्वाद से। तो ये दिमाग में आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी लगाइए, लेकिन ये बताइए देश के किसान के, तो गन्ना किसानों की आप बात कर रहे हैं। आपने चीनी मिलें बेच दी थी, आपके पिछले अगले 10 जो पीछे 10 साल गुजरे उसमें उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद हो गई थी और उनको बेच दिया गया था। कि आप भूल गए कि चीनी मिलें पिछले सरकार में ही बेची गई थी, उनको लैपटॉप और टैबलेट वितरण का कोई व्यवस्था है? मैं आप दोनों के पास आता हूं सर, मैं आप दोनों के पास आता हूं। अमित हमारे साथ लगातार बने मेरे सहयोगी कानपुर से। अमित बताइए, क्या सोच रहे हैं आज के बजट को लेकर लोग? देखिए अंजीत, क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ के जो कारोबारी थे, व्यापारी थे, उनकी बहुत ज़्यादा नज़र थी इस बजट पर। और जो बजट ये पेश हुआ है, इससे व्यापारी क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर ये बताइए, जो यूपी का बजट आया है, आप लोग व्यापारी हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने बजट दिया है, अच्छा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किए हैं, कानपुर में मेट्रो या एयरपोर्ट जैसे बहुत कई काम हुए हैं। परंतु जो सबसे ज़्यादा अपेक्षित चीज़ है, कानपुर पुराना एक हब है इंडस्ट्रियल्स के लिए,
लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए किसी नई प्रकार की कोई पॉलिसीज़ की यहाँ पर कोई आवश्यकता है जिसकी कोई घोषणा नहीं है। आज समस्या क्या है? इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन नहीं है। एमएसएमईज़ को क्या चाहिए? उनको ज़मीन चाहिए, पूंजी चाहिए। एक पुराना संस्थान होता था पिकअप जैसा, यूपीएफसी जैसा, जहाँ पर आपको फाइनेंस मिलता था, कुछ नहीं है। एमएसएमईज़ कैसे पनपेगी? सरकार को एक समग्र उनके लिए पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी, तब यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा। आज अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू, अगर जीएसटी रेवेन्यू को देखते हैं तो देश के अंदर तीसरे चौथे स्थान पर आता है, जबकि सबसे बड़ा सूबा है। कानपुर 1 नंबर का सूबा है उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू देने के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कानपुर को कोई विशेष जगह नहीं है। आज जब एमएसएमई ही नहीं पनपेगी तो बड़ी इंडस्ट्री कैसे होगी? पुराने जो यहाँ पर उद्योग पनपे हुए हैं उन्हीं की आड़ में कानपुर चल रहा है। जितना नया निवेश आ रहा है वो एनसीआर के आसपास आ रहा है। कानपुर या आसपास में अगर आप देखें तो कोई नया इंडस्ट्रियल कोई ढांचा आया हो, कोई नया निवेश आया हो, नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन और प्रयासों की ज़रूरत है। लेकिन ये भी साथ में मानना पड़ेगा अंजीत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो या डिफेंस कॉरिडोर हो, इसका जब पूरी तरीके से निर्माण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उद्योग धंधे हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। सर, आप क्या मानते हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, उसको देखते हुए बजट कैसा आप मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे मतलब सबसे ज़्यादा हाईवेज निकल रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, बनारस गोरखपुर की बात हो रही है, आगरा में काम चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ और सुधार की ज़रूरत है। नगर निगमों को और जो जिला पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको मजबूत करना होगा। चलिए, अमित आपके पास मैं लौट रहा हूँ। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी और हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए। मानवेंद्र, आपका रुख करेंगे। आप बताइए, क्योंकि बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो मेरी तो बताइए क्या सोच रहे हैं वहां के लोग बजट को लेकर। चलिए, मानवेंद्र को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। अखिल स्वामी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं और मनोज मिश्रा साहब आपसे समझना चाहता हूं। जो बात मनोज मिश्रा जी डॉक्टर अखिल स्वामी कह रहे थे, उस बात को अगर आपने समझा तो मैं उस पर जवाब आपसे चाहता हूं। वो कुछ चीजों को लेकर चिंता जता रहे थे कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी को लेकर के, आने वाले वक्त में कोरोना बढ़ता है उसको लेकर के। देखिए, मेरी समझ, बोलिए सर, बोलिए मनोज जी, बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो उन्होंने संभावनाएं व्यक्त की वो संभव है, लेकिन ये जो अखिल स्वामी जी ने संभावनाएं व्यक्त की वो निश्चित संभव है। लेकिन मैं भौतिक शास्त्र का छात्र हूं, मुझे मोटे तौर पर ये मालूम है कि प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो निवेश बढ़ता है, और जब निवेश बढ़ता है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, और जब रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो आर्थिकी बढ़ती है। तो इस तरह का जो भारी भरकम बजट योगी सरकार लाई है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ता हुआ मोदी इकोनॉमिक्स यही कहती है और मोटा अर्थशास्त्र यही कहता है। मुझे ज्यादा व्यापार पिट गया है, नौकरी है नहीं, और आप कह रहे हैं रोजना विकास का पैमाना क्या है? ये जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, उस स्थिति में उत्तर प्रदेश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। और जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, देखिए मनोज जी, आप ये वो तमाम घटनाएं गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, योगी जी ने 2000 और अजय वर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है, की बढ़ेगी एक्सप्रेस वे के द्वारा और जेवर एयरपोर्ट से आने जाने वालों के द्वारा, तो निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, कानून व्यवस्था बेहतर है तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से नौकरियां बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ने से आय बढ़ेगी, आय से बात करिए। कभी 75 जनपदों में बाजारों में देखा है महंगाई का स्तर कहां पहुंच गया है? आप इनसे बजट पे बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे। जब मैं कानून व्यवस्था पे सवाल पूछूंगा तो ये बजट की बात करेंगे। मैं तो इनसे पूछ रहा हूं बराबर, एक बार विचार करिए कि आपने कितना देखा है? सरकार क्या कर रही थी? हाथरस के अंदर एडीजे बजट की बात हो रही, डिबेट बजट में सवाल क्यों पूछेंगे? आप बजट की ही बात करिए ना, आप बजट की बात करिए, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था का जब सवाल से उठेगा उंगली आपकी समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, जो आदरणीय अखिलेश यादव कर रहे थे। आप जो खर्च करते थे वो खर्च सफाई में करते थे, सफाई के नाच गाने में करते थे। आप रामपुर में बग्गी से बैठ के घूमते थे आजम खां के जन्मदिन पर, तो आप तो ये काम उत्तर प्रदेश को किए। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपने सफाई में नाच करवाया, आपने आजमपुर में रामपुर में आजम खां की बग्गी निकलवाई, इनका जन्म। अखिल स्वामी जी, आखिरी सवाल, और मैं चाहता हूँ बहुत कम समय में जवाब दें आप। आपने ये संभावनाओं का बजट है, इस संभावनाओं के प्रदेश में 5 वर्षों में किया।
ये सरकार अगर ये चीजें बिगड़ती नहीं रही है और इसके बाद नहीं, देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा देखिए जो लगता है, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, ये जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है ये के टाइप रिकवरी हो रही है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, जिसमें उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जैसे टूरिज्म है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ये पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे हैं। रिलीफ एंड कंसेशन देने की आवश्यकता है बजट में इनको जी। अगर आप इनको केवल डेफर्ड पेमेंट देंगे कि आप इंटरेस्ट 6 महीने के बाद दीजिएगा, प्रिंसिपल 6 महीने के बाद दीजिएगा, अगर ये डेफरमेंट आप करेंगे और इनका रिलीफ एंड कंसेशन इनको नहीं देंगे, इनके कंधे से बोझा नहीं हटाएंगे, तो ये जो इंडस्ट्री है, जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टूरिज्म। चलिए वकील स्वामी साहब, माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना है। रुकना कुछ पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।